अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो लाभों का वर्णन कीजिए। 18 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो लाभों का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखो, पहला है उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है बाजार का विस्तार। तीसरा है अतिरेक का निर्गम। देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो बेनिफिट बताने, दो लाभ बताने, उसका वर्णन देना। पहला है उत्पादन में वृद्धि। देखो, ध्यान से समझना इस चीज को उदाहरण के माध्यम से कि मान लो मकराना का संगमरमर है, उसकी डिमांड विदेशों में मान लो ज्यादा हो रही है, तो मकराना का संगमरमर में उत्पादन में वृद्धि करेंगे कि नहीं करेंगे? अर्थात संगमरमर अब पहले की तुलना में ज्यादा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो बताओ उत्पादन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? दूसरी चीज इसी में देखो, उत्पादन में वृद्धि में, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होता है, वो उसी चीज का उत्पादन करेंगे जो वो कम लागत पर या कम खर्च पर तैयार होती है। कम लागत पर या कम खर्च पर तैयार होती है। तो कम खर्च पर जैसे मकराना का मार्बल निकल गया, मकराना का संगमरमर निकल गया, अब वो अधिक पैसों में विदेशों में व्यापार करेंगे। अधिक पैसों से क्या करेंगे? विदेशों में व्यापार करेंगे। अब इसकी देख लो क्या है, इसमें लिखना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, अर्थात वो कम लागत वाली वस्तुओं को तैयार करके अधिक मूल्य में बेचते हैं, जिससे उनको ज्यादा फायदा होता है। दूसरा है बाजार का विस्तार। जब मकराना के मार्बल की डिमांड ज्यादा होगी, मैं ये एग्जांपल समझा रहा हूं, मकराना के मार्बल की डिमांड ज्यादा होगी तो मकराना क्या करेगा? संगमरमर के क्षेत्र में, मार्बल के क्षेत्र में, या मान लो टंगस्टन के क्षेत्र में, ये क्या करेंगे? बाजार का विस्तार होगा, अर्थात अधिक संगमरमर मकराना में मिलने लगेगा। मकराना में क्या मिलने लगेगा? अधिक संगमरमर मिलने लगेगा, जिससे किसका विस्तार होगा? बाजार का विस्तार होगा। तीसरा अतिरेक का निर्गम। अतिरेक का निर्गम का मतलब ये है कि जैसे कुछ छोटे छोटे मान लो मकराना के पत्थर है, छोटा सा उदाहरण है, छोटे छोटे पत्थर है जो किसी काम के नहीं है, अब मान लो उनका व्यापार होने लगा, तो बताओ जो चीज वो काम की नहीं है वो भी काम आने लगेगी कि नहीं लगेगी? अर्थात जो संसाधन बेकार पड़े थे अब वो भी काम आने लगेंगे। ये है अतिरेक का निर्गम। और इससे व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी आगे, और पूछे तो जो व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, बाजार का विस्तार होगा, तो राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ये है। आगे देखो 19वां, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताओ। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताओ। यानी ऐसे कौन कौन से उपाय करें जिससे क्या नहीं हो? जल प्रदूषित नहीं हो, या उसके प्रदूषित जल के रोग पर नियंत्रण लग जाए। तो एक तो क्या है, शहरों में, पहला क्या, शहरों में या नगरों में मल मूत्र के निस्तारण हेतु शिविर शोधन संयंत्र स्थापित किए जाए। दूसरा क्या देखो, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए।
तीसरा क्या है, तीसरा ये औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए। मृत पशुओं को जल स्रोतों में विसर्जित ना किया जाए। देखो क्या है ये, मैं चारों समझा देता हूं। ऐसे कौन कौन से उपाय करें हम जिससे जल का क्या नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो। अर्थात अगर कोई जल प्रदूषित थोड़ा बहुत है तो भी उस पर रोक लगाई जा सके, तो वो कौन कौन से। पहला, शहरों या नगरों में, जो बड़े बड़े शहर है, नगर है, जहाँ मल मूत्र के निस्तारण हेतु, आप इस बात को थोड़ा सा अपने आप ही समझिए, जल मूत्र के निस्तारण हेतु शिविर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए। अर्थात जो मल मूत्र है उनको जल स्रोतों में विसर्जित ना किया जाए, एक जगह उनका इकट्ठा करें, उनको एक जगह क्या करें, इकट्ठा करें, या उनको धरातल पे ना छोड़े, मल मूत्र को धरातल पे ना छोड़े। अगर धरातल पे छोड़ेंगे तो वो मल मूत्र सूख सूख के धरती के अंदर जाएगा, धरातल के या भूगर्भ के अंदर जाएगा। जो भूगर्भ में जो जल है वो जल उस मल मूत्र के क्या आएगा, संपर्क में आएगा, तो जो धरातल का जल है या भूमिगत जो जल है वो भी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए मल मूत्र का निस्तारण है ना, या तो जल स्रोतों में न करें या धरातल पर ना करें, बल्कि उनको शिविर शोधन संयंत्रों के माध्यम से उसको सही किया जाए। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, ये आगे आएगा तो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैविक कृषि का तात्पर्य यह है कि पुराने तरीकों से या जैविक खाद से जो कृषि की जाती है वो जैविक कृषि कहलाती है। जैविक कृषि को बढ़ावा दो, जैविक कृषि का बढ़ावा दोगे तो क्या है, मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता रहेगी। दूसरी चीज, जो जैविक कृषि के क्षेत्र वाला क्षेत्र है या जो जैविक खेती करते हैं उसका जो जल है बरसात का मान लो वो भूगर्भ में जाएगा, तो धरातल के या भूगर्भ के जल को भी क्या नहीं करेगा, प्रदूषित नहीं करेगा। आप रासायनिक खाद को, रासायनिक बीजों मतलब बीजों का या रासायनिक कृषि को अगर आप ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो तो उत्पादन भले ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो रासायनिक बीज है, जो रासायनिक खाद है या जो कीटनाशक दवाएं हैं उनसे क्या है, भूमिगत जल है वो प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, अर्थात जैविक खेती को बढ़ावा दो। तीसरा, औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए। जो उद्योगों से गंदा जल निकलता है उसको जल स्रोतों में विस्तृत मत करो, जल स्रोतों में विस्तृत मत करो, उसको शिविर शोधन संयंत्र लगा के या मान लो कोई पुनः उपचारित करके या उस जल को पुनः साफ करके वही जल वापस उद्योग में लो। जैसे ये कोई उद्योग है, इस उद्योग से गंदा जल निकल रहा है और इस जल स्रोत में जा रहा है मान लो, तो बताओ ये जल स्रोत गंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको या जल स्रोत में विसर्जित ना करो या जल स्रोत में मतलब मत बहो, इसको क्या करो, यहीं से पुनः उपचारित करके इसी जल को वापस उद्योग में काम में लो, इसी जल को वापस उद्योग में काम में लो। चौथा क्या है, जो मरे हुए पशु है उनको जल स्रोतों में मत फेंको या जल स्रोतों में विसर्जित मत करो या जल स्रोतों में मत बहाओ, बल्कि विद्युत घरों की स्थापना करो, उन शवों को विद्युत घरों के माध्यम से वहीं जला के राख कर दो। अर्थात अगर जल स्रोतों में आप फेंकोगे, विसर्जित करोगे तो पानी क्या होगा, गंदा होगा, जल क्या होगा, गंदा होगा। तो ये चार उपाय अपना के आप जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पहला, शहरों नगरों में मल मूत्र के निस्तारण हेतु शिविर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए। दूसरा, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, किसके बजाय, रासायनिक कृषि के बजाय। तीसरा, औद्योगिक जल का पुनः उपयोग किया जाए, जो गंदा जल है उसको पुनः उपयोग में लाओ सही करके। चौथा, मृत पशुओं को जल स्रोतों में विसर्जित मत करो या मत उनको मत बहाओ या मत फेंको। आगे बात सुने, ये है चार। आगे बात, अब इसके बाद में 20वां प्रश्न। बीसवां प्रश्न है, भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए।
भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। देखो, ये मैं हमेशा कहता था, क्लास में भी कहता था और भी कहता हूं, साक्षरता को प्रभावित करने वाले वही कारक है। अब चाहे इसमें भारत का नाम जोड़ दे, किसी व्यक्ति मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम जोड़ दे, किसी राज्य का नाम जोड़ दे, या विश्व के किसी क्षेत्र का नाम जोड़ दे, उससे आपको क्या फर्क है? साक्षरता को प्रभावित तो वही कारक करेंगे, चाहे भारत में हो, चाहे किसी राज्य में हो, चाहे किसी जिले क्षेत्र में हो, या विश्व के किसी कोने में हो, तो वही कारक है। तो अब कौन कौन से कारक है? पहला है अर्थव्यवस्था का प्रसार। जिस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या अर्थव्यवस्था का प्रसार ज्यादा होगा, वहां की साक्षरता दर ज्यादा होगी। दूसरा है जातीय संरचना, इसको आप खुद ही समझ लेना, जातीय संरचना। तीसरा ये है, मैं समझा देता हूं, जैसे एक तो जनजातियां हैं तो उनकी जाति का फर्क पड़ता है, उनकी जाति का क्या पड़ता है? फर्क, वो नहीं पड़ते हैं। और हम लोग हैं, हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात साक्षरता हमारी ज्यादा है, किसके बजाय? जनजातियों के बजाय। जिस क्षेत्र में परिवहन का विकास ज्यादा हो वहां की साक्षरता दर उच्च होती है, और जिस क्षेत्र में संचार का विकास हो उस क्षेत्र की साक्षरता दर क्या होती है? उच्च होती है। और महिलाओं की स्थिति, जिस क्षेत्र के महिलाओं की स्थिति मजबूत है, सुदृढ़ है, वहां की साक्षरता दर ज्यादा होगी, और जिस क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति कमजोर है या उनको निम्न समझा जाता है, वहां की साक्षरता कम होगी। 5वां है सार्वजनिक नीतियां। 5वां क्या है? सार्वजनिक नीतियां। तो ये कारक है जो साक्षरता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रसार है, जातीय संरचना है, परिवहन या संचार है, महिलाओं की समाज में स्थिति है, सार्वजनिक नीतियां आदि कारक है जो साक्षरता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आगे है 21वां प्रश्न, संसाधन संरक्षण। 21वां प्रश्न है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण पर एक लघु टिप्पणी दीजिए। लघु टिप्पणी दीजिए। संसाधन संरक्षण पर एक लघु टिप्पणी दीजिए। देखो ये क्या है? संसाधनों का, मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी, संसाधनों का उचित प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। वो भी परिभाषा सही है। संसाधनों का सुनियोजित, मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। दोनों ही परिभाषा सही है। यह भी सही है, संसाधनों का उचित प्रयोग करना, उचित उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। वो भी सही है, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से, मितव्ययतापूर्ण ढंग से, नियोजित तरीके से प्रयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये दोनों ही कोटेशन सही है। तो जो संसाधन का उचित प्रयोग करेंगे तो संसाधन को बचाएंगे, संसाधन का उचित प्रयोग करेंगे तो इस संसाधन को बचाएंगे। कैसे? हमारे जैसे 1 लीटर पानी की जरूरत है किसी कार्य में, मान लो, तो वहां 1 लीटर पानी ही काम में लो, पानी को बर्बाद मत करो। अगर आप पानी को बर्बाद करोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या पैदा हो जाएगी? समस्या पैदा हो जाएगी। तो संसाधन संरक्षण किस लिए किया जाता है? संसाधन संरक्षण किया जाता है भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर। कैसे? कि भाई मान लो मैं रखकर, कैसे? जैसे मान लो, एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। किसी क्षेत्र में बजरी निकल रही है, बजरी का खनन हो रहा है। अब बजरी का आप अनलिमिटेड खनन करोगे तो बजरी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। क्या आने वाली पीढ़ी यूज कर पाएगी, प्रयोग कर पाएगी, काम में ले पाएगी? नहीं। तो उस बजरी का उस प्रकार उपयोग करो कि हम भी उपयोग कर ले और आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर ले? उपयोग कर ले। संसाधन संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप संसाधन का उपयोग करो ही नहीं, अर्थात कंजूसी बरतो। क्या करो? कंजूसी बरतो। कंजूसी बरतने की जरूरत नहीं है।
उसका उचित उपयोग करने की जरूरत है, उसका उचित उपयोग करने की जरूरत है, कंजूसी बरतने की जरूरत नहीं। जैसे वर्तमान में विश्व में तांबे की क्या है, तांबे की कमी है, तांबे की क्या है, कमी। तो तांबे की पूरे विश्व में जब कमी है तो तांबे की कमी होने के कारण आप तांबे का वही उपयोग करो जहां अति आवश्यक है। आपको लगता है कि यहां तो तांबे के बगैर काम ही नहीं चलेगा, वही तांबे का इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि यह तांबे के बगैर भी काम चल जाएगा, तो वहां तांबे का उपयोग कम करो या करो ही मत। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र की, जिस चीज की कमी है उसका उपयोग कम करो, अर्थात परम आवश्यक कार्यों में ही करो। और आपको लगता है कि इसके बगैर काम नहीं होगा, वही अर्थात परम आवश्यक कार्यों में उसका उपयोग करो। तो संसाधनों का उचित प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। भविष्य की पीढ़ी को ज्ञान में रख के करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है आप कंजूसी करो, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपको उचित उपयोग करने की जरूरत है। जैसे विश्व में तांबे की कमी है तो तांबे का प्रयोग अति आवश्यक या परम आवश्यक कार्यों में ही करें। तांबे की जगह एल्यूमिनियम का काम ले। कौन सा काम ले? तांबे का प्रतिस्थापक कौन है? तांबे का प्रतिस्थापक, तांबे का प्रतिस्थापक कौन है? एल्यूमिनियम। आपको लगता है यह एल्यूमिनियम से काम चल जाएगा तो आप तांबे का प्रयोग ही मत करो, क्योंकि तांबा कम है। और आपका लगता है कि यहाँ तांबे के बगैर काम नहीं चलेगा, वही तांबे को काम में लो। यह है संसाधन संरक्षण। आगे आता है 22वां प्रश्न, 20, 21, अब इसके बाद आता है 22वां। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक, लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों को अंकित कीजिए। केंद्रों को अंकित कीजिए। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों को अंकित कीजिए। अगली बात में अब देखो इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, पहले मैं बता देता हूं। इसमें एक तो दे रखा बफेलो, एक तो दे रखा बफेलो, दूसरा दे रखा है सेंटोस, तीसरा दे रखा सार, चौथा दे रखा है कोबे ओसाका, यानी सिर्फ इसमें ओसाका ही दे रखा है, कोबे ओसाका। ये 4 क्षेत्र है, ये 4 क्षेत्र है। और ये चारों किसके क्षेत्र है? ये चारों ही लौह इस्पात क्षेत्र है, चारों ही लौह इस्पात क्षेत्र है। और इनको विश्व के मानचित्र में अंकित करना है, इनको विश्व के मानचित्र में अंकित करना है। अगली बात में तो आपको पता है महाद्वीपों का, तो आपको पता है कि कौन सा महाद्वीप की साइड है, कौन सा महाद्वीप की साइड है। अगली बात में जो बफेलो है, मैं यही बता देता हूं, जो बफेलो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। बफेलो आता है यूएसए में। बफेलो कहाँ आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है उत्तरी अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका किस में आता है? उत्तरी अमेरिका में। आगे बात में तो जो बफेलो आएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के मानचित्र में कहाँ आपको पता है? जैसे ये विश्व का मानचित्र है, ये ऊपर वाला कनाडा आ गया, बीच वाला यूएसए आ गया, बीच वाला क्या आ गया? यूएसए। तो बफेलो यहाँ आएगा, ए वाला यहाँ आएगा बफेलो। आगे बात में दूसरा आता है सेंटोस। सेंटोस आता है दक्षिण अमेरिका में। सेंटोस कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में। सेंटोस एक प्रमुख बंदरगाह भी है, सेंटोस एक प्रमुख बंदरगाह भी, यहाँ आता है सेंटोस। सेंटोस एक प्रमुख बंदरगाह भी है और इसके साथ साथ एक प्रमुख लौह इस्पात का केंद्र भी है, इसके साथ साथ प्रमुख एक लौह इस्पात का केंद्र भी है। तीसरा है सार, ये आता है रूर। सार, रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है।
रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है जहां अत्यधिक मात्रा में इस्पात होता है। रूर सार, यानी रूर अलग है, सार अलग है। इनको बोलने में रूर सार ही बोला जाता है साथ में। और ये रूर है और सार क्षेत्र है ना, ये कहाँ आते हैं? ये जर्मनी में आते हैं। ये कहाँ आते हैं? जर्मनी में। तो आपको पता है ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ जर्मनी है, और ये रूर सार यहाँ आएगा, अर्थात रूर और सार। रूर अलग क्षेत्र है, सार अलग क्षेत्र है। रूर कोयले के लिए प्रसिद्ध है और सार है वो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। रूर कोयले के लिए प्रसिद्ध है, सार इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का एक क्षेत्र है और जर्मनी आती है यूरोप महाद्वीप में। इसके बाद कोबे ओसाका। कोबे ओसाका आता है जापान में। आपके तो ओसाका दिया हुआ था शायद मेरे हिसाब से, लेकिन कोबे ओसाका क्षेत्र है। चाहे कोबे ओसाका नाम दिया हुआ हो, चाहे ओनली ओसाका दिया हो, ये जापान में है। कहाँ है? जापान में। और जापान किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। जापान किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। तो ये है बफेलो यूएसए में, सेल्टोस दक्षिण अमेरिका में, सार जर्मनी में, कोबे ओसाका जापान में। कोबे ओसाका जापान में, ये है। क्लियर? इसके बाद देखो, इसके बाद 23वां प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 23वां क्वेश्चन क्या है? भारत के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में दिए गए निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को अंकित कीजिए। केंद्रों को अंकित कीजिए। इसमें कौन कौन से दे रखे हैं? पहला दे रखा राजकोट, दूसरा दे रखा मदुरै। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कभी कि भाई जिसको ये आ रहा है कि राजकोट मदुरै कहाँ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये प्रमुख किसके केंद्र है? सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। तीसरा वर्धा, चौथा हुगली। चौथा कौन सा है? हुगली। तो देखो जो राजकोट है वो गुजरात में आता है। राजकोट कहाँ आता है? गुजरात में। मदुरै आता है वो तमिलनाडु में आता है। मदुरै कहाँ आता है? तमिलनाडु का एक नगर है मदुरै। वर्धा आता है वो महाराष्ट्र में आता है। वर्धा कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। और हुगली कहाँ आता है? हुगली आता है पश्चिम बंगाल में। हुगली कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। तो आगे बात समझ में आपको, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को अंकित कीजिए। तो इसमें ये चार दिए हुए थे। राजकोट गुजरात में दर्शाना था, मदुरै को तमिलनाडु में दर्शाना था, वर्धा को महाराष्ट्र में दर्शाना था, और हुगली को पश्चिम बंगाल में दर्शाना था। आगे बात में इसके बाद 24वां प्रश्न है, राजस्थान दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को अंकित कीजिए। राजस्थान के मानचित्र में क्या अंकित करना है? राजस्थान। मैं प्रश्न लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में भाई बाद में दिक्कत ना हो। दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को अंकित कीजिए। इसमें कौन कौन से दे रखे? जैसे राजस्थान का मैप है मान लो,
ये राजस्थान का मैप, और इसमें कौन क्या दर्शाना है, ये राजस्थान के जिले दर्शाने हैं। राजस्थान के क्या दर्शाना है, राजस्थान के जिले दर्शाने हैं। अगली बात समझ में, अब वो कौन कौन से जिले दर्शाने देख लीजिए एक बार आप। दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को अंकित कीजिए। कौन कौन से जिले दर्शाने इसमें देखिए। बीकानेर दर्शाना, एक तो ये बीकानेर हो गया, एक तो क्या दर्शाना था, बीकानेर दर्शाना था। दूसरा क्या दर्शाना था, बांसवाड़ा। दूसरा क्या दर्शाना, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा। तीसरा क्या दर्शाना था, करौली, ये करौली हो गया। चौथा क्या दर्शाना था, नागौर, ये नागौर हो गया। ये 4 दर्शाने थे, बीकानेर, नागौर, करौली और बांसवाड़ा। बीकानेर, नागौर, करौली और बांसवाड़ा, ये 4 दर्शाने थे। और मेरी आशा कहती है आपने ये सही दर्शाए, ठीक है। इसके बाद पढ़ते प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, पशुचारण की समालोचना कीजिए। पशुचारण की समालोचना कीजिए। पशुचारण की समालोचना कीजिए, यह है। देखो अब इसका उत्तर क्या होगा। पहले यदि समालोचना को समझो, समालोचना क्या, इसके गुण भी बताने हैं पशुचारण के, और गुण के साथ साथ क्या बताने हैं, दोष। समालोचना का तात्पर्य यह है कि गुण के साथ किसको प्रदर्शित करना, दोषों को प्रदर्शित करना। तो देखो पशुचारण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाला वीडियो और देख लीजिए आप एक बार समझने के लिए। जब मनुष्य ने आखेट और जब मनुष्य को आखेट और संग्रहण से उसका जीवन यापन सही नहीं चल पाया, या उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई, तब मनुष्य ने किसको अपनाया, पशुचारण को अपनाया। तो इसमें देखो आखेट और संग्रहण, आखेट और संग्रहण। जब आखेट और संग्रहण से मनुष्य के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई, या आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई, या जरूरत वाली चीजों की पूर्ति नहीं हो पाई, तब मनुष्य ने किसको अपनाया, तब मनुष्य ने पशुचारण को अपनाया। किसको अपनाया, पशुचारण को अपनाया। और पशुओं को क्या करा, अपने अनुसार ढाला, अर्थात पशुओं को क्या बनाया, पालतू बनाया। पशुओं को क्या बनाया, पालतू बनाया। पशुओं को क्या बनाया, पालतू बनाया। अगली बात में पशुओं को पालतू बनाने का मतलब है पशुओं को अपने अनुसार ढाला, इसने पशुओं को अपने अनुसार ढाला। अब इसको समझिए, इसके गुण भी बताने, दोष भी बताने। तो पहली चीज तो पशुचारण के गुण क्या, देखो एक तो पशुचारण से क्या अनेक उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। कच्चा क्या मिलता है, माल मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊन उद्योग और चमड़ा उद्योग, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये किस पे आश्रित है, पशु पे आश्रित है। किस पे आश्रित है, पशु पे आश्रित है। तो अब बताओ ऊन और चमड़ा ये दोनों ही कच्चे हैं, तो उद्योगों को कच्चा माल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। एक तो ये अनेक उद्योगों को क्या मिल रहा है, पशुचारण से कच्चा माल मिल रहा है। दूसरी चीज, व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की क्या हो पा रही है, पूर्ति। व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की क्या हो पा रही है, पूर्ति हो पा रही है। व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की क्या हो पा रही है, पूर्ति हो पा रही है। आगे बात में तीसरा, पशु है वो कृषि में भी सहायक है कि नहीं है, कृषि में भी सहायक है। और एक दो लिखते तो सही है, अब आपने कौन सा लिखा वो देख लेना। कृषि में भी सहायक है, इससे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है। और इससे क्या होती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये तो हो गए गुण, ये तो पशुचारण के क्या हो गए, गुण। समालोचना में गुण और दोष दोनों लिखना है। और दोष क्या है, देखो अगर आप एक व्यवस्थित तरीके से पशुचारण करोगे
अव्यवस्थित तरीके से क्या करोगे, पशुचारण करोगे, पशुओं को चराओगे, तो क्या होगी, मृदा क्या होगी, बंजर होगी। मृदा क्या होगी, बंजर होगी। कैसे होगी, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आप पशुओं को सही तरीके से नहीं चरा पा रहे हो, सही तरीके से पशुचारण नहीं कर पा रहे हो, तो जहाँ पशु घूमेंगे तो वो अपने खुर से उस मिट्टी को क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे। आगे बात में, तो जहाँ की मिट्टी उखड़ गई तो बताओ मिट्टी का अपर्दन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जब मिट्टी का अपर्दन हुआ है तो मिट्टी क्या हो रही है, बंजर हो रही है। दूसरी क्या, जिस मिट्टी का अपर्दन हो रहा है, जो मिट्टी बंजर हो रही है, चाहे उस मिट्टी का अपर्दन हो रहा है और अपर्दन होगी तो मिट्टी बंजर होगी। जिस मिट्टी का अपर्दन हो रहा है, बंजर हो रही है, उस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जल ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। वो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। आगे इसके दोष क्या है, अगर आप पशुचारण को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर रहे हो, पशुओं को एक ही बाड़े में रख रहे हो, तो अनेक प्रकार की क्या होती है, बीमारियां होती है। और उन बीमारियों से, या मान लो आप कहीं वनस्पति देखते हो, पशु उसके नीचे बैठ रहते हैं, पशु अपने खुर से उस वनस्पति को, रेत को हटा रहे हैं, तो पेड़ पौधों की क्या हो रही है, जड़ें कमजोर हो रही है। जब पेड़ पौधों की जड़ें कमजोर होगी तो भूमि का जल स्तर भी क्या होगा, कम होगा। भूमि का जल स्तर भी क्या होगा, कम होगा। ये दोष है। तो इसमें गुण और दोष दोनों लिखने थे। समालोचना का तात्पर्य हो गया, इसकी आलोचना भी करनी है और इसके गुण भी बताने हैं। ये इसके आगे वाला प्रश्न देखो, 26वां। देखो, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय सुझाइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय सुझाइए। यानी ये जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसको कम करने के 3 उपाय बताना आपको। तो पहला उपाय क्या है, शिक्षा। दूसरा क्या है, पहला शिक्षा हो गया, विवाह की आयु निर्धारित करना, विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करना। विवाह की न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु निर्धारित करना। तीसरा क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखो, आप शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करो, लोगों को जागरूक करो, उनको ये बताओ कि जनसंख्या अधिक होने से क्या नुकसान है, तो इससे जनसंख्या वृद्धि पे क्या लग सकती है, रोक लग सकती है। विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करना, जैसे भारत में विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर रखी है, लड़के की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और लड़के की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ये जो आयु निर्धारित कर रखी है, आप इसी के अनुसार विवाह करो, इसी के अकॉर्डिंग शादी करो, तो क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग सकती है। तीसरा, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाओ और लोगों को ये समझाओ कि भाई जनसंख्या ये बात ज़्यादा होगी तो ये नुकसान है, कम होगी तो ये फायदा है। तो उन कार्यक्रमों से क्या है, लोगों में जागरूकता आएगी। शिक्षा के साथ साथ उन कार्यक्रमों से क्या है, लोगों में जागरूकता आएगी। जब लोगों में जागरूकता आएगी तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। यह है 3। इसके बाद है ये 26वां प्रश्न है। हाँ, ये 26वां प्रश्न है, 25वां नहीं 26वां प्रश्न है ये। ठीक है, अब इसके बाद है 27वां प्रश्न। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी, 27वां प्रश्न है, महात्मा गांधी रोजगार
ये प्रश्न है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर टिप्पणी कीजिए। अब ये देखो इसमें क्या है, जो मनरेगा है उसको 5 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। आपको ये लिखना था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिसूचित 5 सितंबर 2005 को किया गया था। इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में की गई। सबसे पहले कहाँ की गई? आंध्र प्रदेश में की गई। आंध्र प्रदेश में कब की गई? तो 2 फरवरी 2006 को की गई। 2 फरवरी 2006 को की गई। इसकी तीसरी खासियत क्या है? इसको पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो इसको पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया। और पूरे भारत में किया गया तो कितने जिलों में किया गया? 644 जिलों में। अब एक चीज़ खासियत यहाँ ये भी नोट करनी है, ये 644 वो जिले हैं जहाँ की ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, क्योंकि ये कार्यक्रम गाँव में चलाया गया। 5 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई, अर्थात 2 फरवरी 2006 को की गई। 2 फरवरी 2006 को की गई। इसकी पूरे भारत में शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से की गई और भारत के 644 ग्रामीण इलाकों में से शुरू किया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य था गांवों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। आगे बात में और क्या लिखना था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने गांव में रोजगार प्रदान करने के लिए किसकी शुरुआत की है? मनरेगा की। भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसने ग्रामीण जनसंख्या को या गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा की शुरुआत की है। आगे बात में इसमें क्या है, जो गांव के व्यक्ति है, चाहे वो कुशल श्रमिक हो चाहे एक कुशल श्रमिक हो, उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। आगे बात में इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना, या जो गांव के पुराने संसाधन पड़े उनको पुनः उपयोग में लाना। और जो इसका लक्ष्य ये था सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करना और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, ये लिखना था इसमें। आगे बात में आगे देखो 27वां प्रश्न, 27वां हो गया, 28वां देखो। अट्ठाईसवां प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। देखो उत्तर देखो। अब आपको इस प्रकार लिखना था, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, इसमें सिर्फ आर्थिक कारक ही बताने थे, भौतिक कारणों का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं हुआ था। तो पहला क्या है? औद्योगिकरण। अर्थात जिस क्षेत्र का उद्योगों में विकास ज्यादा हुआ है, जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है, वहां जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में निवास करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां लोगों को अत्यधिक मात्रा में रोजगार मिलता है। यह है औद्योगिकरण। जैसे जापान का कोबा ओसाका प्रदेश औद्योगिकीकरण के कारण
जनसंख्या घनत्व मतलब है ना वहाँ का अत्यधिक है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। आगे बात में दूसरा है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है, वहाँ जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है, क्योंकि खनिज वाले क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलता है, इसलिए वहाँ लोग अधिक मात्रा में निवास करना चाहते हैं। तीसरा प्रवास। प्रवास का तात्पर्य एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाना, वो प्रवास कहलाता है। एक स्थान से त्याग कर दूसरे स्थान पर जाना वो प्रवास कहलाता है। आगे बात में तो क्या होता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सारे के सारे लोग किस महाद्वीप के आगे, यूरोप महाद्वीप के। क्यों? क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्या है, वहाँ खनिज अत्यधिक मात्रा में थे, अत्यधिक मात्रा में उद्योगों का विकास किया। तो आज जो अमेरिका क्षेत्र है वो पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप से भरा पड़ा है, अर्थात उन्होंने खनिज की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकास किया। तो अब लोग उद्योग वाले क्षेत्रों में, खनिज वाले क्षेत्रों में जाने को जी करते हैं, जाने को पसंद करते हैं। चौथा नगरीयकरण। नगरीयकरण का तात्पर्य एक गांव को त्याग कर नगर की ओर प्रवास करना। गांव को त्याग कर नगर की ओर प्रवास करना क्या कहलाता है, नगरीयकरण कहलाता है। और नगरीयकरण में लोग गांव को त्याग कर शहर की ओर प्रवास करना या शहर की ओर जाना या वहीं बस जाना नगरीयकरण कहलाता है। क्या होता है, शहरों में अत्यधिक मात्रा में सुविधा होती है, शहरों में अत्यधिक मात्रा में रोजगार के साधन होती है, शहरों में अत्यधिक मात्रा में परिवहन, संचार, चिकित्सा, शिक्षा आदि की सुविधाएं होती है, इसलिए लोग गांवों को छोड़ के किसकी ओर जाना पसंद करते हैं, नगरों की ओर जाना पसंद करते हैं। पांचवा राजनीतिक व सामाजिक कारक। राजनीतिक व सामाजिक कारक। राजनीतिक व सामाजिक कारक। देखो, जिस क्षेत्र में सामाजिक संस्कृति बढ़िया है, जिस क्षेत्र का धार्मिक संप्रदाय बढ़िया है, जहाँ एकदम शांति है, वहाँ लोग अत्यधिक मात्रा में निवास करते हैं, जबकि राजनीतिक अशांति वाले या धार्मिक अशांति वाले क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। आपने कभी सुना होगा कहीं राजनीतिक दंगे हो जाते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मतलब वो क्षेत्र खाली करने के लिए बोला जाता है और उनको दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक शांति होगी वहाँ लोग अत्यधिक मात्रा में निवास करेंगे और जिस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से शांति नहीं होगी उस क्षेत्र में लोग कम निवास करेंगे। आगे बात में आगे है 28वां हो गया। अब 29वां प्रश्न। अब 29वां प्रश्न क्या है वो देखो। 29वां प्रश्न है जैविक एवं रासायनिक कृषि में जैविक एवं। अब आगे का प्रश्न देखो। अब 29वां प्रश्न है जैविक एवं रासायनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखा कोई चार, कितने कोई चार। अब देखो, एक तो जैविक कृषि में और एक रासायनिक कृषि में अंतर। जिसको इसकी परिभाषा आती है उसको अंतर आता है और जिसको विशेषता आती है वही अंतर है। चाहे परिभाषा हो, चाहे विशेषता हो, चाहे अंतर हो, ये तीनों में से कोई एक चीज आनी चाहिए। अगली बात में तो अब देखो इसका उत्तर क्या होगा। देखो, जैविक खाद या प्राचीनतम तरीके से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहा जाता है। रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ या आधुनिक तरीके से की जाने वाली कृषि को
तरीके से की जाने वाली कृषि को रासायनिक कृषि कहते हैं। अर्थात इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और उसमें रासायनिक खाद का, रासायनिक बीज का, रासायनिक दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। जो जैविक खाद है वो खेतों में तैयार की जाती है, अर्थात जो पशुओं की खाद है वो खेतों में तैयार की जाती है, और जो रासायनिक खाद है वो उद्योगों में या कल कारखानों में या कारखानों पर तैयार की जाती है, कारखानों में तैयार की जाती है। हमारे जो जैविक खाद है वो खेतों में तैयार की जाती है, और जो रासायनिक खाद है वो कल कारखानों में उद्योगों में तैयार की जाती है। इसके बाद देखो, ये जो कृषि है जैविक कृषि, ये प्रकृति के अनुकूल है, प्रकृति के क्या है, अनुकूल है, और ये है, ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, नहीं है। आगे बात में, ये प्रकृति के अनुकूल है, वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इससे मनुष्य या जीव जगत पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, मनुष्य या जीव जगत पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, जीव जंतुओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये कैसी है, ये सकारात्मक है, ये कैसी है, ये सकारात्मक है। और इससे क्या होता है, उत्पादन तो भले ही अधिक हो, लेकिन इससे मनुष्य और जीव जंतुओं पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात कैसा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव, विपरीत। तो ये प्रकृति के क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। अर्थात ये कैसी है, ये प्रतिकूल है। प्रतिकूल पहले बता दिया, तो प्रतिकूल है तो ये सकारात्मक है, नकारात्मक, सॉरी नकारात्मक। ये कैसी है, नकारात्मक है, ये अंतर है। जैविक खाद या पुराने तौर तरीकों से की जाने वाले कृषि, जैविक जो खाद है वो खेतों में तैयार की जाती है, प्रकृति के अनुकूल है, मनुष्य जीव जगत को कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सकारात्मक है। रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों आदि के प्रयोग से जो कृषि की जाती है वो रासायनिक कृषि है, उद्योगों या कल कारखानों में तैयार की जाती है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अर्थात अनुकूल नहीं है, तो जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे बात में, इससे भूमि बंजर नहीं होती है, उससे भूमि बंजर होती है। भूमिगत जल स्तर की मात्रा बढ़ती है, भूमिगत जल स्तर की मात्रा घटती है, यह है। इसमें एक और अथवा में दे रखा है, गेहूं उत्पादन के लिए मिटाना पड़ेगा, ये अथवा में दे रखा है। इसमें अथवा में यह 29वें का अथवा, गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए, दशाओं का उल्लेख कीजिए। आगे बात में, तो अब देखो गेहूं के लिए क्या है, पहला तो चाहिए तापमान, अनुकूल दशाएं कौन कौन सी, तापमान होना चाहिए 20 से लेकर 27 तक, 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होनी चाहिए। इसमें मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, हल्की दोमट होनी चाहिए। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और क्या है, गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं, गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य की बात करें तो गेहूं वो आ रहा है, वो यानी उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और विशेष लिखना हो तो 100 दिन पाला रहित रहना चाहिए, 100 दिन कैसा रहना चाहिए, पाला रहित रहना चाहिए। गेहूं है उसके लिए 100 दिन पाला नहीं होना चाहिए, पाला अगर मान लो हुआ, पाला गिरा तो गेहूं है ना वो खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा गेहूं को। और गेहूं की क्या विशेषता है, भारत में दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है, भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूं है। ये 29वां हो गया। इसके बाद 30वां,
पहला तापमान 20 से 27, वर्षा 50 से 75, मिट्टी हल्की दोमट, प्रमुख राज्य यूपी पंजाब और 100 दिन पाला रहित रहना चाहिए, और भारत की प्रमुख दूसरी खाद्यान्न फसल है। ये 29 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, तीसवा प्रश्न है, मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन। तीसवा प्रश्न है, मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। इसका उत्तर क्या देखो, इसके पॉइंट बना के मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें एक तो संयुक्त प्रथा प्रचलित है। मीणा जनजाति में क्या प्रचलित है? संयुक्त प्रथा प्रचलित, अर्थात परिवार पूरा साथ ही रहता है। पितृसत्तात्मक समाज होता है। समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। इसकी और क्या खासियत है? और देखो, जो मीणा जनजाति है उसमें कम आयु में विवाह कर देते हैं। मीणा जनजाति में क्या कर देते हैं? कम आयु में विवाह कर देते हैं। लेकिन जो गौण विवाह होता है वो योग्य आयु में ही किया जाता है, अर्थात सही उम्र में ही किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आई? इनमें 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन, एक तो ब्रह्म विवाह, एक गंधर्व विवाह। एक गंधर्व विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? यह सबसे पवित्र विवाह माना जाता है। मैं इससे बता रहा हूँ, आपने लिखा है ऐसा पवित्र लिखा है नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होते हैं? फेरे होते हैं। और गंधर्व विवाह है, ये लव मैरिज है। ये क्या है? लव मैरिज, अर्थात लड़का और लड़की अपनी इच्छा से शादी करते हैं। 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है आगे बात में। लेकिन वर्तमान में मीणा जनजाति में जो हमारे समाज और संस्कृति में जिस प्रकार विवाह संपन्न होते हैं ना, वैसे इनका विवाह संपन्न होता है। वर्तमान में जिस प्रकार हमारे समाज और संस्कृति में विवाह संपन्न होते हैं उसी प्रकार इनमें विवाह संपन्न होते हैं। आगे बात में इसके आगे क्या पॉइंट है? इनमें 4 प्रकार की पंचायतें पाई जाती हैं। पंचायतें एक प्रकार की थी 4, एक तो ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, एक क्षेत्रीय पंचायत, एक 84 पंचायत। मीणा जनजाति में कितनी पंचायतें पाई जाती है? 4। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? 84 पंचायत है। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? 84 पंचायत है। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? 84 पंचायत है। आगे बात हमने, ठीक है। इन पंचायतों का काम कार्य क्या है कि जैसे कोई झगड़ा हो गया विवाह से संबंधित, कोई तलाक से संबंधित झगड़ा हो गया, कोई जमीनी विवाद हो गया, कोई मौसम से संबंधित झगड़ा हो गया, तो इन झगड़ों का निपटारा कौन करती है? ग्राम पंचायत ही करती है। सॉरी, ये पंचायतें ही करती है। तो विवाह है, तलाक है, जमीनी विवाद है या मौसर से संबंधित कोई विवाद हो गया तो इनका निपटारा ये पंचायतें ही करती है। लेकिन वर्तमान में आपको पता है ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, नगर पालिकाओं का गठन हो गया, जिला परिषदों का गठन हो गया। तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समाज में चलती है। जैसे एक मारवाड़ी में आपने न्यात बेली हुए है ना, जैन भी या पंचायतों का काम है। जिस प्रकार हमारे नात का काम है ना, उसी प्रकार यहाँ ये पंचायतों का काम है। अब इनके प्रमुख मेले पूछ ले, कौन कौन से प्रमुख मेले हैं? तो इनके प्रमुख मेले एक तो है त्रिनेत्र का गणेश मंदिर, इनका मेला प्रसिद्ध मेला है। एक रेवासा में है जो जीण माता का जो प्रसिद्ध मेला है ना सीकर में, वो है। आगे बास में, और एक इनका मेला प्रसिद्ध बढ़ता है करौली में।
महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। तो 3 मेले, रणथंभौर का त्रिनेत्र, जीण माता अर्थात रेवासा सीकर, करौली में महावीर जी का मेला, ये इनके प्रसिद्ध मेले हैं। इसके साथ साथ में 1-2 पॉइंट और भी बता देता हूँ आपको। होली के तीसरे दिन ये खेरवाड़ में नेजा नृत्य करते हैं। मीणा खेरवाड़ में क्या करते हैं? नेजा नृत्य करते हैं। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर किसी जनजाति ने विकास किया तो वो मीणा जनजाति है। किसने? मीणा जनजाति ने किया है। अर्थात मीणा जनजाति ने सर्वाधिक आरक्षण का फायदा उठाया है और वर्तमान में पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, IFS अधिकारी, RS अधिकारी, ऊंची रैंक पर वर्तमान में अधिक जनजाति में है ना वो मीणा पदासीन है। अगली बात में इसके बाद एक अथवा में प्रश्न दे रखा है, वो मैं बता देता हूँ। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। एक प्रश्न इसमें अथवा में दे रखा है, वो अथवा वाला बता देता हूँ। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषणात्मक देखो अध्ययन कीजिए। पहले तो परिभाषा लिखनी थी इसमें जनसंख्या वृद्धि की। इसका आंसर में पहले किसकी परिभाषा लिखनी थी? जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? देखो, निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जो राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 10 सालों की औसत वृद्धि दर रही है, वो रही है 21.44%। कितनी रही है? 21.44% रही है। आगे बात में अब जनसंख्या वृद्धि क्या है? सभी क्षेत्रों में समान नहीं हुई है और न ही सभी कालों में समान हुई है। सभी कालों का मतलब है सभी समय में बराबर नहीं हुई है और न ही सभी क्षेत्रों में बराबर हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि काल को 3 भागों में बांटा है। पहला है धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल, धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल। दूसरा है मध्यम जनसंख्या वृद्धि का काल, मध्यम जनसंख्या वृद्धि का काल, पूरा समझ लेना। तीसरा तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल। जो धीमा जनसंख्या वृद्धि काल है वो 1901 से लेकर 1941 तक है और जो तीव्र है वो 1941 से लेकर 71 तक है और जो ये है ये 71 से लेकर 11 तक है। अगली बात में यह वर्तमान तक, क्योंकि वर्तमान का मतलब यहाँ ये हो गया कि जनसंख्या अभी 11 की चल रही है, हमारे 21 के आंकड़े अभी नहीं आए। तो जनसंख्या वृद्धि के काल को 3 भागों में बांट दिया, धीमा, मध्यम और तीव्र। 1901 से 41 तक जनसंख्या की वृद्धि कम हुई, अर्थात ना के बराबर हुई, क्योंकि न तो पर्याप्त मात्रा में भोजन था, न ही पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं थी। तो जितने लोग जन्म लेते थे उसके अनुसार उसी प्रकार बीमारियों से मरते भी थे, तो कम हुई थी। मध्यम जनसंख्या वृद्धि का, इस काल में भारत आज़ाद भी हो गया था, तो अनेक प्रकार का वैज्ञानिक, शिक्षा संबंधी, चिकित्सा संबंधी विकास हुआ। तो चिकित्सा विकास होने की बदौलत जनसंख्या बढ़ी, तो कुछ मात्रा में घटी भी थी। जनसंख्या विकास होने की बदौलत बढ़ी, तो सुविधा मिलने के कारण, चिकित्सा सुविधा पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण कुछ घटी भी थी। तीव्र, इसके बाद अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा, वैज्ञानिक विकास, व्यक्ति का आरामदायक जीवन आदि ने मतलब क्या है, व्यक्ति को जनसंख्या वृद्धि करने के लिए क्या कर दिया? उत्साहित कर दिया, क्योंकि सब प्रकार की सुविधा होने लगी, मरने वालों की संख्या ना के बराबर होने लगी, तो जनसंख्या में ऑटोमेटिक क्या होगी? वृद्धि होगी। और सभी क्षेत्रों में समान वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ देखो बाड़मेर में 32.55% वृद्धि दर रही है, तो उधर दूसरी तरफ देखो गंगानगर में मात्र 10% रही। तो सर्वाधिक बाड़मेर की 32.55 और सबसे न्यूनतम रही है वो गंगानगर की रही है 10%। मैं आशा करता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से कि आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ है और आप मेहनत करते रहिए, और हमारी कोई सेवा हो विद्यालय परिवार की ओर से तो हमें ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।